हाय गाइज़, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइज़, जो मैंने टेस्ट आप लोगों को दिया था, टेस्ट नंबर 3 जो कि था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका सोल्यूशन बिल्कुल सही दिया है। उसका जो आंसर कमेंट किया था वो बहुत सारे सही थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, मैं सोल्यूशन भी दूंगा हर टेस्ट के डिटेल में। तो आज हमारा ये जो है टेस्ट नंबर 3 का डिटेल्ड सोल्यूशन होगा। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा और कुछ कंसेप्चुअली तरीके से सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो, क्योंकि जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि ये वाला प्रॉब्लम उनको काफ़ी बेटर लगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ मैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन बहुत ही ईजी है, जो कि आप जनरली IIT JAM के सिलेबस में करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं फंक्शन को लिख लेता हूँ जो पोटेंशियल दिया हुआ है। सोल्यूशन नंबर 5 कर रहा हूँ। जो पोटेंशियल दिया हुआ है r थीटा फाई, वो दिया हुआ है मेरे पास f ऑफ r कोसाइन ऑफ थीटा। हमें पता है कि जो लैप्लासियन होता है इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट वो होता है 1/r² डेल ओवर डेल r स्क्वायर डेल v ओवर डेल r प्लस 1/r² साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल v ओवर डेल थीटा एंड प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल v ओवर डेल फाई मस्ट बी इक्वल टू 0। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन इन द चार्ज फ्री, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द चार्ज फ्री रीजन जो होता है उसका लैप्लासियन हमेशा 0 के बराबर होता है। तो ये हमने 0 के बराबर कर दिया। अब हमें v की वैल्यू पुट करनी है। एज यू कैन सी, जो v है वो फाई पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये वाला टर्म तो वैसे ही उड़ गया। हमारे पास जो बचा वो डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 1/r² डेल ओवर डेल r स्क्वायर डेल f ओवर डेल r कोसाइन ऑफ थीटा प्लस 1/r² साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई में f एंड मल्टीप्लाई में माइनस साइन थीटा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव जो होगा कॉस थीटा का वो माइनस साइन थीटा होगा। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो यहाँ से कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है थीटा पर, तो इसलिए कॉस थीटा ओवर r² और ये आपके पास अंदर बचेगा आपके पास r² डेल स्क्वायर f ओवर डेल r² प्लस 2r डेल f ओवर डेल r और माइनस का f ओवर r² साइन थीटा, और ये अंदर बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पर डिफरेंशिएशन था आगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियरली कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, r² डेल स्क्वायर f ओवर डेल r² प्लस 2r डेल f ओवर डेल r माइनस का 2 टाइम्स f ऑफ r इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। या तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, ये क्या है, ये बेसिकली यह है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। एक तरीका होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, और अगर आप नहीं जानते हैं तो अब आप एक सिंपल तरीका अप्लाई कर सकते हैं, वो है एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपको चारों ऑप्शन दिए थे मैंने। तो आप हर एक ऑप्शन को f की वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी f की वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई कर रही है, वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपलेस्ट था, मतलब आपको बस ये चार्ज फ्री रीजन के लिए जो आप गॉस लॉ कह सकते हैं वो अप्लाई करना है आपको, एंड देन आंसर निकालना है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, जो कि आप अगर आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है तो आंसर आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी, बेसिक ऑप्शन नंबर डी, AR प्लस b ओवर r², यही वेरीफाई करेगा और कोई सा वेरीफाई नहीं करेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं फर्स्ट मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो गाइस, जो मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ वो प्रॉब्लम नंबर 7 है। इस प्रॉब्लम में हमसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस। देखिए, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन आपको ध्यान में आना चाहिए, रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन में एरिया,
और एरिया में कहीं ना कहीं लेंथ की बात आती है, और लेंथ जो होता है वो जो है वेरिएंट होता है, वो इनवेरिएंट नहीं होता, लेंथ चेंज करती है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इसलिए चार्ज डेंसिटी तो नहीं हो सकता। करंट की अगर हम बात करें तो करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज तो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट टाइम एक वेरिएंट क्वांटिटी होता है, टाइम चेंज करता है अंडर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसलिए करंट भी नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पता होना चाहिए, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है तो फोर्स चेंज कर जाता है, लेकिन चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये चार्ज किसी और दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो बेसिकली ये इनवेरिएंट होता है, यानी चार्ज चाहे वो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन हो, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो या गेज ट्रांसफॉर्मेशन हो, कोई सा भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, चार्ज वेरी नहीं करता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चार्ज एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है इन चारों में से, जो कि लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इनवेरिएंट होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी सही था। तो एक और क्वेश्चन मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे दूसरा कहीं पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन कह रहा है हमें अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन टू सेमी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट्स वेयर आर एट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, द नंबर ऑफ इमेज चार्ज। देखिए अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ बता देता हूँ। एन जो होता है यानी नंबर ऑफ इमेज चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो 360 बाई थीटा -1 होता है। इस फॉर्मूले को आप कहीं पर नोट कर लेंगे अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूला अभी तक कहीं नहीं देखा है तो, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे दो सेमी इनफाइनाइट है, अगर उनको 60 डिग्री के ऊपर रखा गया है तो जो नंबर ऑफ इमेज चार्ज आपको कंसिडर करने पड़ेंगे वो हो जाएगा 360/60 -1। तो बेसिकली आपका जो आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, यानी 5 इमेज चार्जेस आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो ये दोनों प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करा दिया। फर्स्ट इज चार्ज इज ऑलवेज इनवेरिएंट अंडर एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वेदर अ गैलीलियन और लॉरेंट्ज और गेज ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि गेज ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जैम या जेस्ट में भी, तो ध्यान रखिएगा इन्हीं दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आ सकता है। तो हो सकता है मैंने यहाँ लॉरेंट्ज पूछा है वो जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लिख देगा। सिमिलरली 8th प्रॉब्लम में आपको ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, नंबर ऑफ इमेज चार्ज इज इक्वल टू 360 बाई थीटा एंड टोटल में से -1 कर देना है, सो दैट्स वाई आंसर इज 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो गाइज जो मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 1 है। ये कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाई EXYZ इज इक्वल टू AXI कैप CZJ कैप एंड 8BYK कैप, फॉर विच वैल्यू ऑफ ABC डज दिस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए थे। तो देखिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, इसको हमें सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेसिक डेफिनेशन जो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, एंड फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड मस्ट बी 0, एंड कर्ल का फॉर्मूला क्या होता है, I कैप J कैप एंड K कैप डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई एंड डेल ओवर डेल जेड। और ये हमें दिया हुआ है AX यानी जो ith कॉम्पोनेंट है, और जो J कॉम्पोनेंट है वो आपके पास दिया हुआ है CZ, एंड देन 8BY जो jth कंपोनेंट दिया हुआ है, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब मैं कर्ल निकालूंगा तो डेल ओवर डेल वाई इसका निकालूंगा तो ये हो जाएगा 8B, और डेल ओवर डेल जेड इसका निकालूंगा तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू, ये ith कॉम्पोनेंट है तो ये भी 0 ith कॉम्पोनेंट के बराबर होगा, तो 8B मस्ट बी इक्वल टू C, यानी कि जो C का जो कंपोनेंट है वो B के 8th टाइम होना चाहिए। एक तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी यहाँ से, तो काफ़ी मतलब आसान हो गया होगा आपका काम यहाँ पर ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो C वाला कंपोनेंट होना चाहिए वो B का 8 टाइम्स होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा सिर्फ B ऑप्शन है जिसमें ये चीज़ सही हो रहा है, बाकी सारे ऑप्शंस में ऐसा सही नहीं हो रहा है। तो बस आपको क्या करना है, आपने ये जो कंडीशन निकाली है इस कंडीशन को देखना है विच ऑप्शन सेटिस्फाई दिस कंडीशन, अदरवाइज वो सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन मिल गया वो B मिल गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम करते हैं। सो गाइज जो मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 9 है। कह रहा है द शेप ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक लैमिना इज डिफाइंड बाय द टू कर्व्स y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। If the charge density of lamina sigma is equal to 15y coulomb per meter square, then the total charge on the lamina is, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके पास मिलता है तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है। जो चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है कि जो चार्ज है आपके पास वो इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस सिग्मा dA होता है,
अब क्योंकि सरफेस यहाँ पर जो अगर मैं इसका शेप बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा शेप बनेगा, क्योंकि ये पैराबोला बनेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 तो आपको पता है x एक्सिस है और ये y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो क्योंकि 2D का केस है तो बेसिकली मुझे डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा, और -1 से 1 तक जा रहा है आपके पास x, और y कितना जा रहा है 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सिग्मा की वैल्यू जैसा कि आपको पता है 15y दी हुई है, और ये dx dy यानी कि दो आपको ऐसे शेल ऐसे बनाने पड़ेंगे और ये dx dy इसका एरिया हो जाएगा। तो बस इंटीग्रल अब आपको निकालना पड़ेगा 15/2, और ये इंटीग्रल -1 से 1 मतलब y के रिस्पेक्ट में मैंने ऑलरेडी कर दिया, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx, समझ में आ रहा होगा आपको। y के रिस्पेक्ट में कर दिया तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 मैंने बाहर लिख लिया और फिर अगेन y की वैल्यू पुट कर दी और उसका इंटीग्रल कर रहे हैं हम अगेन। तो ये हो जाएगा आपके पास q इज इक्वल टू 15/2, और इसका आपको इंटीग्रल -1 से 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर dx, और ये 15/2, और इसका इंटीग्रल x माइनस एक्स की पावर 5/5 और माइनस 2x क्यूब बाई 3 माइनस 1 से 1। तो देन q इज इक्वल टू 15/2, यहाँ पर ये 1 माइनस 1/5 माइनस 2/3, देन अगेन माइनस 1 प्लस 1/5 एंड प्लस 2/3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो ये 15/2 मल्टीप्लाई बाई 16/15 मिल जाएगा, कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर कितना आ गया 8 कूलम। तो करेक्ट ऑप्शन इज 8 कूलम। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन मिल गया, द करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज दी डी, 8 कूलम आपके पास सही आंसर मिल गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो गाइस जो मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 4 कर रहा हूँ मैं। ये एक MSQ टाइप क्वेश्चन था, यानी इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही होंगे। तो मैंने ये इसी टेस्ट से स्टार्ट किया है कि ताकि आपको MSQ का भी प्रैक्टिस होता रहे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें पढ़ लेते हैं। अ यूनिट क्यूब मेड ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हैज़ अ पोलराइजेशन वेक्टर दिस यूनिट, द एजेस ऑफ द क्यूब आर पैरेलल टू द कार्टेशियन एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। क्यूब कैरीज अ वॉल्यूम बाउंड चार्ज ऑफ 8.6 मैग्नीट्यूड। निकालते हैं हम इसको, सॉल्व करते हैं कि सही है गलत है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस यूज़ करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला डेफिनेशन मैं यूज़ करने जा रहा हूँ कि जो वॉल्यूम बाउंड चार्ज हम निकालते हैं, जो वॉल्यूम बाउंड चार्ज होता है वो माइनस डाइवर्जेंस ऑफ द पोलराइजेशन वेक्टर। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड वेरी तो कर ही नहीं रहा है। तो पोलराइजेशन वेक्टर अगर कांस्टेंट वेक्टर हो तो उसका डाइवर्जेंस हमेशा 0 आएगा, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए हमें क्या कर रहा है, क्यूब कैरीज अ वॉल्यूम बाउंड चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 8.6 विच इज़ नॉट करेक्ट। ये सही नहीं है, वॉल्यूम बाउंड चार्ज हमेशा 0 आएगा अगर आपके पास कॉन्स्टेंट पोलराइजेशन वेक्टर होता है तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पैरेलल टू मैग्नीट्यूड 5 ऑन बोथ द सरफेस पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। पैरेलल टू वाई जेड प्लेन का मतलब होता है आपके पास उस केस में कि जो है अगर हम देखें तो एट x इज इक्वल टू 0 पर पैरेलल टू वाई जेड प्लेन जो यूनिट वेक्टर आएगा, पैरेलल टू अगर हम बात करें वाई जेड प्लेन की, तो वाई जेड प्लेन पर जो आपके पास एट x इज इक्वल टू 0 आएगा, तो जो यूनिट वेक्टर आएगा, जो क्योंकि आपको पता है कि सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो P डॉट एन कैप होता है। तो एट x इज इक्वल टू 0 जो एन कैप आने वाला है वो आपके पास आई कैप आ जाएगा। तो दैट्स वाई जो P है, P जैसे कि आपको पता है 5i प्लस 7j, इसका आप डॉट करोगे i के साथ, मतलब माइनस i के साथ, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। और ये आपके पास जो आंसर देगा वो -5 का आंसर देगा, -5 यूनिट्स। सिमिलरली बाउंड चार्ज एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 पर देखें अगर हम, क्योंकि दो पैरेलल सरफेसेस पे हमें देखना है, तो P डॉट एन, उस केस में ये i हो जाएगा, तो 5i प्लस 7j डॉट आई कैप, तो उस केस में आपके पास 5 मिल गया, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। लेकिन ये मैग्नीट्यूड कितना है, 5 ही है। तो इसका ऑप्शन ये तो सही ही लग रहा है मुझे, ऑप्शन ये जो इसका बी है, ऑप्शन बी जो है वो सही है, 5 मैग्नीट्यूड का। सिमिलरली आप XZ प्लेन में भी आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं, J वेक्टर आ जाएगा आपके पास यूनिट -j और +j, तो 7 ये भी सही है। लेकिन अगर आप देखें तो -7 प्लस 7 मिलके आपके पास 0 मिलेंगे। जैसे आपके पास ये नेट इसका 0 हो गया, वॉल्यूम वाला तो 0 है ही। सिमिलरली पैरेलल टू XZ प्लेन वाला भी आपके पास नेट 0 ही आएगा, यहाँ एक क्या आएगा, -7 और एक 7।
तो मतलब नेट जो चार्ज इंड्यूस चार्ज हो रहा है वो जीरो हो रहा है। लेकिन हमें ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है देयर इज अ नेट नॉन जीरो विच इज इनकरेक्ट। हमारे पास नेट जीरो इंड्यूस चार्ज मिलेगा उस क्यूब पर सारे सर्फेसेस का मिला के। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हो गए, बी और सी। ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम बाउंड चार्ज तो जीरो आ रहा है, मैग्नीट्यूड 8.6 नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 6 है। इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 2q एंड माइनस q are kept at a point in the Cartesian coordinate 1, 0 and 2, 0, 0 respectively, यानी 2q यहाँ पर और -q यहाँ पर, in front of an infinite grounded conducting plate at x is equal to 0. The potential at x is equal to 0, x, 0, 0 for x is greater than 1 depends on x as, यानी x पर कैसे डिपेंड करेगा पोटेंशियल इस सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें, क्योंकि इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट के सामने रखे हैं दोनों चार्जेस, तो उनके एक इमेजेस चार्जेस बिल्कुल अपोजिट बनेंगे। यानी इसका अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश करूं तो देखिए क्या होगा कि एक प्लेट है मेरे पास, इनफाइनाइटली ग्राउंडेड प्लेट है, तो ये ग्राउंडेड है। तो ग्राउंडेड है, अगर इसके सामने ये x इज इक्वल टू 0 है, एक यहाँ पर रखा हुआ है +2q और एक यहाँ पर रखा हुआ है -q, ये 1, 0, 0 है और ये 2, 0, 0, तो इसका एक इमेज चार्ज इस तरफ बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास -0, 0 पर एक -2q और इसका भी एक इमेज चार्ज +q इस साइड बन जाएगा -2, 0, 0 पर। तो ये हम एक सिस्टम बन गया हमारे पास 4 चार्जेस का। तो यहाँ पर क्योंकि पोटेंशियल जब भी कभी ऐसा कोई सिस्टम हो कि आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस कहीं पर प्लेस्ड हों और उनकी वजह से पोटेंशियल पता करना हो, तो सबसे अच्छा जो ट्रिक है वो है आपके पास मल्टीपोल एक्सपेंशन यूज़ करना। क्या यूज़ करना, मल्टीपोल एक्सपेंशन। हालांकि अगर जो स्टूडेंट्स ग्रिफिथ जैसी किताब को पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उसमें एक टॉपिक भी है, जैम के सिलेबस में डेडिकेटेड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप इस ट्रिक को इस तरह के प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में अगर आपके पास चार्जेस का कन्फिग्रेशन दिया हो और आपके पास कन्फ्यूज़न आ रहा हो कि कैसे कैलकुलेट करें, तो जो V ऑफ R होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट और ये 1/r की पावर n+1 इंटीग्रल r की पावर n, r डैश की पावर n, रो ऑफ r मल्टीप्लाई में pn कोसाइन ऑफ थीटा एंड डी क्यूब आर डैश। देखिए आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आर डैश अलग है और ये आर वो कन्फिग्रेशन वाला है। यानी अगर आप एक्स पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि आपके पास एक्स पे चार्ज है तो ये आर एक्स हो जाएगा, अगर वाई पे होता तो ये वाई हो जाता, जेड पे होता तो ये जेड हो जाता। आपको इतने बड़े प्रॉब्लम की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जनरली इस फॉर्मूले के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप इस फॉर्मूले की मदद से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आप समझिए एक ट्रिक के फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखें व्हेन n इज इक्वल टू 0, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिट जा रहा है तो इसे हम बोलते हैं मोनोपोल मूवमेंट बोलते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो इसे डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट। सिमिलरली जो है आपके पास क्वाड्रुपोल मूवमेंट, ऑक्टापोल मूवमेंट ऐसे चलता रहता है। तो अगर हम सबसे पहले इसका मोनोपोल मूवमेंट निकालें तो मोनोपोल मूवमेंट इज जस्ट अ सिंपली सम ऑफ ऑल चार्जेस, तो 0 ही आ जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो नेट मोनोपोल मूवमेंट तो 0 आ गया। यानी इसमें पहला वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा क्योंकि समेशन है ना, पहला वाला टर्म गया। फिर हम डाइपोल मूवमेंट की बात करें वो भी 0 आएगा, क्यों, इसको इसके डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 + 2q आएगा, इसका करेंगे तो ये -2q आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये करेंगे तो 2q और ये करेंगे तो -2q, तो यानी डाइपोल मूवमेंट भी इसका 0 आ रहा है। यानी n इज इक्वल टू n, मतलब यहाँ रखेंगे तो 1/r² वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो गया, 1/r वाला टर्म भी 0 हो गया। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद बचता है आपके पास क्वाड्रुपोल मूवमेंट में लेकिन आपके पास टर्म आएगा, यानी व्हेन n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2, तो उस केस में आपके पास टर्म आएगा, वो 0 नहीं होगा। तो इसलिए डिपेंड किस पे कर रहा है, 1/x की पावर 3 पर कर रहा है, तो x की पावर -3 पे वेरी करेगा जो आपके पास पोटेंशियल होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इज दी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा x की पावर -3। ध्यान रखिए जो है ऑक्टोपोल, उसका जो क्वाड्रुपोल मूवमेंट है वो 0 नहीं आएगा। क्वाड्रुपोल मूवमेंट निकालने का भी एक तरीका होता है, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पर पता चल गया कि जो आपके पास मोनोपोल मूवमेंट है और जो डाइपोल मूवमेंट है वो 0 आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो पोटेंशियल है वो क्वाड्रुपोल मूवमेंट पर ही डिपेंड करेगा। क्वाड्रुपोल मूवमेंट निकालना बहुत ही आसान होता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस चीज़ को।
ठीक है। एक्चुअली जो क्वाड्रुपल मोमेंट हम निकालते हैं, जो उसका फॉर्मूला होता है, जो क्वाड्रुपल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल Q, वो बेसिकली समेशन ऑफ QI इंटू में XI स्क्वायर होता है। तो इसलिए आप देखेंगे वहाँ नॉन जीरो आ जाएगा, वो जीरो नहीं आएगा। आप इसे चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से इसे चेक कर सकते हैं। सिर्फ ये वाला टर्म कैंसिल होगा, मतलब नॉन जीरो आएगा क्वाड्रुपल मोमेंट जो है, इसलिए ये 1/x³ पर डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो गाइस जो मेरे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 10 है, और ये एक मैंने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया था। इन अ कोएक्सियल केबल द रेडियस ऑफ इनर कंडक्टर इज 2 mm एंड दैट ऑफ आउटर वन इज 5 mm। द इनर कंडक्टर इज एट पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट while the outer conductor is grounded. The value of the potential at a distance of 3.6 mm from the axis of that conductor. तो देखिए इसमें मैंने एक ट्रिक वीडियो भी बनाई हुई है, आप आई बटन पर आपको एक जो है कार्ड दिखेगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया था कि किस किस केस में आपको कौन सा वाला लैप्लासियन ऑपरेटर की वजह से जो सोल्यूशन आता है वो पुट करना है। तो इसे सॉल्व करने का बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक केबल है और केबल होता है सिलेंड्रिकल टाइप। तो इस केस में आपको जो यूज़ करना है वो यूज़, क्योंकि आपको पता है लैप्लासियन से ही आता है, वो जीरो के बराबर है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्योंकि आर पर डिपेंड कर रहा है, जो भी पोटेंशियल डिपेंड करेगा इस केस में, तो जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली मैं आपको बता दूं A ln R प्लस B होता है। और जो कंडीशन दी हुई है, जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, उसकी मदद से आप A और B की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। तो एट 2 mm पर, एट R इज इक्वल टू 2 mm पर जो मैंने पोटेंशियल आपको दिया है वो 20 वोल्ट का दिया हुआ है। तो ये 20 इज इक्वल टू A ln 2 प्लस B हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड के केस में ग्राउंडेड किया हुआ है, जब मेरे पास कितना है, अगर हम देखें क्वेश्चन में तो 3.6 mm 5 mm पर। तो 5 mm पर आपके पास ग्राउंडेड किया हुआ है A ln 5 प्लस B। ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन की मदद से आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखें तो ये हो जाएगा A ln 2/5 है ना, करेक्ट है 5, हाँ ln ये माइनस हो जाएगा, माइनस किया मैंने, A ln 2/5 हो गया करेक्टली। तो A की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो -20 ओवर ln 5/2 आ जाएगा। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। A की वैल्यू मिल गई, आप इसमें पुट कर देंगे, B की वैल्यू मिल जाएगी, एंड देन A और B की वैल्यू पुट करके आपके पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। और देन जो भी आपको A की वैल्यू, लेट से X आपने कैलकुलेट किया, ln R प्लस Y आपने B का वैल्यू कैलकुलेट किया इन दोनों एक्सप्रेशन की मदद से। तो देन आप R की वैल्यू 3.6 mm पुट करके उस पॉइंट पर पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। मैंने बताया है कि किस केस में आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट वाला सोल्यूशन यूज़ करना है, किस केस में आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाला सोल्यूशन यूज़ करना है, एंड किस केस में आपके पास रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला सोल्यूशन यूज़ करना है। सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, ताकि आपको समझ में आए कि किस केस में कौन सा वाला सोल्यूशन यूज़ करना है। ओके, तो ये सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप। कोई भी दिक्कत है तो नीचे आप कमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं हम। क्या आप लोग CSIR NET 2021 जून के एस्पिरेंट्स हैं और आप लोग सर्च कर रहे हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर्स मिलें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन मिलें, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलें कि आप किस तरह से नेट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि आपको जैसा पता है कि आप BSc ऑनर्स फिजिक्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं नेट का एग्ज़ाम, और MSc के स्टूडेंट्स तो देंगे ही, उनको देना भी चाहिए फॉर देयर PhDs। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का ऑन गोइंग CSIR NET फिजिकल साइंस बैच, जो कि अभी चल रहा है। जो ज्वाइनिंग लिंक है इस बैच का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए विद द इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप to access all the courses with ease. So please join this batch and apply my code AKJHA100 to get 10% instant discount on any kind of courses. Okay, thank you. तो गाइस जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज E एंड मास M मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E, द कांस्टेंट वर्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड G. If the particle start from rest, then what will be its trajectory? क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, +2 लेवल का क्वेश्चन है। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो क्लियर सी बात है दो फोर्सेस हैं, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पैराबोलिकली तरीके से होगा। लेकिन इसको प्रूव मैथमेटिकली हम कर सकते हैं। जैसे
आफ्टर टाइम t जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा x की तरफ वो x = vt हो जाएगा, और y डायरेक्शन में क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी भी लग रही है तो ये हो जाएगा आपके पास ut + ½ at²। अब क्योंकि आपके पास रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u 0 हो गया, तो y = ½ और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी E/m फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर में मास, और t की वैल्यू आप ऊपर से पुट करेंगे तो x² तो आप देख सकते हैं जो इक्वेशन आएगी ये पैराबोला की इक्वेशन आएगी y = kx²। दैट्स वाई जो पाथ वो ट्रैवर्स करेगा, जो पाथ जो ऑब्जर्व करेगा वो पैराबोलिक तरीके से होगा, तो पैराबोलिक इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। जो इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी प्रॉब्लम ज़्यादा टफ नहीं है, ये बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना है आपको, सर्कुलर लूप का जो एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जनरली सम कांस्टेंट टाइम्स r/r² + z² की पावर 3/2। अब आपको इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की, सो dE/dz को आपको 0 को इक्वेट कर देना है। जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा, जनरली √r/√3 इसका सही आंसर है। आप इसको डिफरेंशिएट करिए, एक बार चेक कर लीजिए कि मैंने सही ऑप्शन बताया है या नहीं बताया है। अगर कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सिंपल आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है ड्यू टू सर्कुलर लूप अबव दी, जैसे आपके पास ये सर्कुलर लूप है इससे z डिस्टेंस पर जो अबव इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन है ये, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू z, आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। मैक्सिमाइज करने के लिए उसको 0 के इक्वेट करना पड़ेगा, देन डबल डिफरेंशिएशन से भी आप निकाल के चेक कर सकते हैं, बट जनरली वो मैक्सिमम ही आएगी। तो ये आपके पास जो है सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने बता दिए हैं। कोई सा भी अगर आपको डाउट है किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में डिस्कस करके। इस मल्टीपोल वाले एक्सपेंशन को फॉर्मूले को आप जरूर नोट डाउन कर लें दोबारा वीडियो को पीछे जाकर, ताकि आपको ध्यान रहे हमेशा। ये नंबर ऑफ इमेजेस चार्जेस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है मैग्नेटोस्टैटिक्स का, उसमें भी आपको 10 प्रॉब्लम्स मिलेंगे और आपको ये टेस्ट परसों तक मिल जाएगा यानी वेडनेसडे तक, तो ध्यान रहे आप उसकी रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपको पता होना चाहिए आपके पास जो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक आएगा, और जो है एक पर्टिकुलर जो है टेस्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड से फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक आपका टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 4। तो ध्यान रहे परसों आपको 6 बजे तक टेस्ट मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।